नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। देखिए साथियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है उसको पूर्ण करने जा रहे हैं और अंतिम पाठ है। तो देखिए, पाठ का नाम है, शीर्षक है, वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक रचनाकार वे हैं भारत के संविधान निर्माता और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और बड़ौदा के जो शासक थे उन्होंने इन्हें भेजा था उच्च शिक्षा के लिए। ये पहले न्यूयॉर्क गए, उसके बाद लंदन गए, वहां जाकर के इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत के जितने भी वेद थे, वेदांग थे, संस्कृत साहित्य था, उनका उन्होंने अध्ययन किया। विदेशी जहां भी संविधान उन्होंने देखे वहां से उन्होंने अध्ययन किया और भारतवर्ष के तत्कालीन समय के सबसे विद्वान लोगों में से एक, और यूं कहे कि सबसे विद्वान थे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाओं को मैंने इस क्रम से लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि एक बार में याद हो, क्योंकि अगली बार हम ये विचार करते हैं कि रिवीजन के अंदर हमें केवल देखना ही रहे। तो चलिए देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। देखो, दोनों को मैंने पास पास साथ साथ में लिख दिया है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों आसानी से याद हो जाएगी। बुद्धा एंड हिज धम्मा और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर है द अनटचेबल हु आर दे, द अनटचेबल हु आर दे। दूसरी रचना देखो, हु आर द शूद्राज। तो देखो, लास्ट में इसमें हु आर दे आया है और इसमें हु आर शुरुआत में आया है, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो द अनटचेबल हु आर दे और हु आर द शूद्राज। ठीक है। फिर देखिए साथियों, मैंने दो रचनाओं के प्रारंभ में आपके लास्ट में यहां पर मैंने सन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए, ये जो है, ये वाली रचना, ये इनकी प्रथम रचना है और ये वाली रचना है, ये हमारे पाठ जो आए हैं वो इसी से लिया गया है, इसी का एक पार्ट है, इसी का एक भाग है। तो देखिए, ये कौन सी है? जो सबसे प्रथम वाली रचना इनकी जो प्रकाशित हुई थी, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में इनकी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अपने जो पाठ्यक्रम में आई है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में प्रकाशित हुई और उसका हिंदी रूपांतरण किया गया। ये अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी रूपांतरण देखिए किसने किया है? लल्लई सिंह यादव ने। लल्लई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया। और इसका कब हुआ था, क्या हुआ था, जो भी जिसकी जानकारी वो हम बाद में देखेंगे, अभी लेखक परिचय देख रहे हैं। तो यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। फिर देखिए, दो विशिष्ट है, अच्छे नाम वाली है, अपनी भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, साथ ही सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, वो मैंने लिखी है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। यानी एक तो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात और एक लिखी है हिंदू महिलाओं के बारे में, जिनके उतार चढ़ाव सामाजिक जीवन में जो रहा है उसके बारे में। फिर देखिए, बाबा साहब अंबेडकर की जितनी भी रचनाएं हैं, संपूर्ण रचनाओं को 21 खंडों के अंदर संपादित सरकार द्वारा किया जा चुका है। फिर देखिए, इन्होंने जो संपादन किया है खुद, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, इन पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। कौन कौन सी थी? देखिए फिर से, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। इन्होंने दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। समाज में वर्ग जो उच्च नीच का भेदभाव करते थे, उनके भेदभाव से ये बड़े दुखी थे और इसी कारण से इन्होंने इस सुधार को करने का पूरा प्रयास किया। अपने पूरे जीवन काल में इसको अपना लक्ष्य बनाया और ये करके ही इन्होंने दम लिया। बचपन से इनके साथ जाति आधारित शोषण होता था, उत्पीड़न होता था, अपमान इनको अनेक बार सहना पड़ा था। ऐसा कहते हैं कि इनके विद्यालय के अंदर इनकी कक्षा से इन्हें बाहर कर दिया जाता था, इनको दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता था। ऐसा अत्याचार, अनाचार उस समय में हुआ था इनके साथ और इसी कारण इनके मन में जो भाव पैदा हुआ, वो संघर्ष की प्रेरणा मिली और इसीलिए उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में
एक उभर कर वो निकले और उन्होंने भारत के संविधान को इस तरह तैयार किया ताकि जाति भेद एकदम समाप्त हो जाए। फिर देखिए 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये इतने ज्यादा दुखी हो गए थे हिंदू सनातन धर्म से, क्योंकि पारस्परिक भेदभाव बहुत था और आज भी काफी जगह है, लेकिन हमें इसको त्यागना पड़ेगा, हमें इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है कि किसी एक मानव को दूसरे मानव के द्वारा ऊंचा या नीचा माना जाए। तो साथियों चलिए पाठ की ओर चलते हैं। जो पाठ आया है वो आपको बता चुका हूं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में प्रकाशित रचना से लिया गया है। हुआ क्या था, लल्लई सिंह यादव, ये 1936 के अंदर दरअसल क्या हुआ था, एक जाति पाति तोड़क मंडल था लाहौर में। तो उस जाति पाति तोड़क मंडल ने अंबेडकर साहब को आमंत्रित किया था वहां पर भाषण के लिए। वो भाषण उन्होंने लिख लिया और फिर इस भाषण का जो प्रभाव देखते हुए, यानी ये इतना ज्यादा उग्र जो भाषण था, स्पीच था, और तत्कालीन अंग्रेजी व्यवस्था में था और उस समय में तो समाज भी इनका विरोध करता था, तो इस कारण से इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। और ये जो भाषण था, इस भाषण को बाद के अंदर अंबेडकर साहब ने छपवाया और छपवा करके इस नाम से शीर्षक से प्रकाशित करवाया। कालांतर में ललई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण करके और इसका नाम रख दिया जाति भेद का उच्छेद नाम से। 2 प्रकरण 2 पाठ रखे और एक पाठ हमारे आया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या आया है। इसमें सर्वप्रथम अंबेडकर जी बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो जाति भेद करता है, यहां जातिवाद चलता है, जातिवाद चलता है। और वो जाति का आधार क्या है, देखिए लोग कहते हैं कि कार्य कुशलता आधारित श्रम विभाजन किया गया। अगर जाति है वह कार्य कुशलता आधारित अगर की गई है तो बुराई नहीं है, कार्य कुशलता पर आधारित जाति होना कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए श्रम विभाजन आधारित जाति प्रथा गलत नहीं है। क्यों नहीं है, पहले तो इन्होंने कहा है यह सभ्य समाज की विशेषता है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति जैसा काम करता है उसके अनुसार उसकी जाति तय हो जाए, लेकिन ऐसा लगातार वही होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक बार जो काम करने लग गया उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे भी वही काम करेंगी, नहीं। अगली पीढ़ी कौन से काम में, कौन से रोजगार में रुचि लेती है, उसके अनुसार उसका फिर वापस से जाति विभाजन हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस जाति को पिता के आधार पर ही तय करके और आनुवंशिक रूप में अगली पीढ़ी को बाध्य किया जाए तो वो पूरी तरह गलत है। तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए श्रम विभाजन पर आधारित जाति प्रथा को गलत नहीं माना गया है, श्रमिक विभाजन गलत है। आजकल क्या कर दिया गया, श्रमिक विभाजन कर दिया, यानी ये वाले श्रमिक है, ये इस जाति के, अब इनकी सारी जितनी भी आगे आने वाली पीढ़ियां वो सब इसी जाति आधारित श्रम करेंगी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी जाति आधारित फिर लगातार श्रम करना आने वाली पीढ़ियों के द्वारा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी की रुचि न जाने कैसी हो, न जाने उसको ये वाला व्यवसाय आता ही ना और कोई दूसरा व्यवसाय बहुत अच्छे से आता हो सकता है कोई दूसरा व्यवसाय अच्छे से आता हो, उसकी रुचि किसी और चीज में हो, एक्टिंग में हो, उसकी रुचि क्या पता और कहीं कलाकार के रूप में हो, ये कह नहीं सकते। क्या वह अध्यापन में भी वह श्रेष्ठ हो सकता है। तो ऐसे कार्य आधारित जो है विभाजन वो तो ठीक है, पर जाति आधारित विभाजन ठीक नहीं है। और वो जाति भी किस पर आधारित हो, जाति अगर श्रम आधारित हो तब तो चल जाएगा, लेकिन जाति को ही बाद में श्रम में डाल दिया जाए। तो साथियों कुछ आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कहीं आप मेरे शब्दों के भ्रमजाल में फंस जाएं, तो मैं आगे बढ़ाता हूं और एकदम स्पष्टली कम शब्दों के अंदर समझाने के प्रयास में करूंगा। तो देखिए श्रम विभाजन गलत है, अस्वाभाविक विभाजन है। इसको जो श्रमिक विभाजन है उसको अस्वाभाविक माना गया है, क्योंकि एक एक निश्चित वर्ग बना देना और उस वर्ग के लिए हमेशा हमेशा के लिए ही ये तय कर देना कि ये इसी कार्य को, इसी व्यवसाय को करेंगे, वो अस्वाभाविक विभाजन हो गया। ऊंचा नीचा, और यहाँ भारत की क्या विशेषता है, ठीक है श्रम विभाजन कर दिया, लेकिन उसमें भी ऊंचा नीचा मानते कि ये वाला श्रम है, ये वाला काम करने वाले ऊंचे है, ये वाला काम करने वाले नीचे। कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होता, काम केवल काम होता है। जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में होता है, काम केवल काम होता है।
वहां दिन भर लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे सफाई कर्मी का काम करता है, जो क्लीनर है वो क्लीनर का काम करता है, दुकानदार दुकानदार का काम करता है, और बढ़िया सोने चांदी का काम करने वाले व्यवसाय व्यापारी लोग सब अलग अलग काम करते हैं। और लास्ट के अंदर रात्रि में सब स्नान ध्यान करने के उपरांत सभी अपने अपने कामों से मुक्त होकर के शाम को एक साथ एक जगह मिलकर पार्टी करते हैं। ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन से है तो रुचि परिवर्तन होने पर अस्वाभाविक हो जाएगी। अब मान लो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन से शुरू की थी, ठीक है भाई, जाति बना दी, कोई बात नहीं है, जाति बना दी। अब आगे आने वाली पीढ़ियों की अगर रुचि उस काम में न हुई तो ये गलत हो गया विभाजन। तो कुल मिलाकर के जाति प्रथा चाहे श्रम विभाजन से आधारित हो और बाद के अंदर ये स्थायी रूप अगर ले ले तो फिर ये गलत है। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों का जाति विभाजन पुनः होना चाहिए, उनका श्रम विभाजन पुनः होना चाहिए, और फिर नई जाति बननी चाहिए, उनकी जाति परिवर्तित होनी चाहिए। एक परमानेंट अगर जाति तय कर दी जाए तो वो गलत होगा, और इसलिए हमेशा अस्वाभाविक है, क्योंकि बार बार जाति बदलना भी निश्चित नहीं है। ऐसा हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन में ये जो जाति परमानेंट कर दी गई ना, ये सबसे गंदा काम हुआ है। यानी डॉक्यूमेंट में हटना चाहिए, जाति शब्द ही हट जाना चाहिए, जाति को परमानेंटली हटा दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में ऐसा होना चाहिए। बाकी देखिए संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं। चलिए, जन्म से पूर्व ही सामाजिक आधार पर पेशा या व्यवसाय निश्चित करना पूरी तरह गलत है। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका पहले से व्यवसाय तय कर दिया कि ये जूतियां बनाएगा, पहले से ही तय कर दिया कि वो साफ सफाई करेगा, पहले से ही तय हो गया कि वो पांडित्य कर्म करेगा। तो ये सारी चीजें पहले तय नहीं होनी चाहिए, बाद में उसकी योग्यता के अनुसार उसको वो काम मिलना चाहिए। जीवन भर एक पैसे से बंध जाना जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, और हकीकत में जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी आती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है चर्मकार के घर में, चर्मकार जानते हैं जिनको हम चमार शब्द से उपयोग करते हैं, लेकिन चर्मकार होता है यानी चमड़े का काम करने वाला। चर्मकार के घर में उसने जन्म लिया, अब उसको चर्मकार के रूप में काम करना पसंद ही नहीं है, वह कार्य करना चाहता है कोई और दूसरा ही। मान लो वह अध्यापन का कार्य में लगना चाहता है। अब आप बताइए, क्या चर्मकार को चर्मकार के बंधन में उसके पुत्र के रूप में होने पर अगर उसको उस बंधन में बांध दिया जाए, उस व्यवसाय में बांध दिया जाए, तो ठीक होगा क्या? वह दूसरा काम नहीं कर सकेगा, जो उसकी योग्यता है वो कर नहीं पा रहा, और जो उसकी योग्यता में नहीं है, जो उसकी रुचि में नहीं है, वो उसको करना पड़ रहा है, तो वह बेरोजगार होगा, वह उसको करना ही नहीं चाहेगा, और इस कारण से वह बेरोजगार होगा, और इस कारण से बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये प्रश्नों में भी है, प्रश्न बोलूंगा तब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान दिला दूंगा या निशान लगा दूंगा मैं, ठीक है। यह मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर नहीं है, और कभी भी जाति आधारित व्यवसाय है, व्यवस्था है, वो कभी भी रुचि पर आधारित नहीं, क्योंकि रुचि परिवर्तनशील है, रुचि बदलती है। निर्धारित कार्य अरुचि एवं व्यवस्था, कोई निर्धारित कार्य कोई दूसरा ही कर दिया, जाति आधारित व्यवस्था से निर्धारित हो गया कि ये बंदा यही कार्य करेगा, तो वो अरुचि से होगा और व्यवस्था में होगा, ऐसा ठीक नहीं है। आर्थिक गरीबी है वो ठीक चल जाएगी, यानी हम गरीब हैं ये चल जाएगा, लेकिन हानिकारक क्या है? जाति प्रथा। गरीबी हानिकारक नहीं है, जाति प्रथा हानिकारक है। फिर अगला पॉइंट आ रहा है, देखिए साथियों, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लगभग यहां तक आ रहा है। अब आगे देखिए, इतना हमने वर्णन किया तो अंबेडकर जी कहते हैं कि मुझे लगता है आप मेरे इन भावों को सुनकर के बोर हो गए होंगे। लिखा हुआ है किताब में, बोर हो गए होंगे, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। चलिए, अगर मुझे व्यवस्था से इतनी ही खिन्नता है, इतना ही मुझे ये सुहाती नहीं है, तो फिर होना क्या चाहिए? तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इनके विचार में समाज कैसा होना चाहिए? तो चलिए चलते हैं। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सबको, सबकी समानता या समता होनी चाहिए, और सब में भाईचारा यानी भ्रातृत्व या भ्रातृता होनी चाहिए। ये तीन शब्द याद कर लीजिएगा साथियों, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। आप समता कीजिएगा, समानता मत कीजिएगा, क्योंकि अपन को पुस्तक के कुछ शब्दों को निर्धारित उत्तरों में लिखना ही पड़ता है। तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता आधारित समाज होना चाहिए, जिसमें सबका हित हो, सबका हिस्सा हो। मोदी जी आजकल कह रहे हैं ना कई जगह, सबका साथ सबका विकास, और वास्तव के अंदर ऐसा होना चाहिए, और हो भी रहा है, आगे भी होगा। हम आशाओं से भरे वो हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। तो चलिए, दूध पानी सा भाईचारा होना चाहिए, और ऐसा ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी दूध में पानी दिखता नहीं है, दूध में पानी दिखता नहीं है, और ऐसा भाईचारा, प्रेम, सम्मान, सद्भाव आपस में होना चाहिए।
सामूहिक जीवनचर्या होनी चाहिए, यानी हम हर काम के अंदर एक दूसरे का सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा धार्मिक आयोजन है उसके अंदर कुछ जातियों को जाति आधारित जन्म लेने के कारण अलग कर दिया जाए, नहीं, उनको सबको साथ में लीजिए। बड़ा आयोजन होना चाहिए, प्रेम, बंधुत्व भाव, सहयोग, भाईचारा होना चाहिए, स्वतंत्रता और आदान प्रदान भी होना चाहिए एक दूसरे से, कोई लेन देन वगैरह, श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्रता क्या है? संपत्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीविकोपार्जन की होनी चाहिए, व्यवसाय की होनी चाहिए। यदि नहीं है ऐसा, अगर उन्हें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, प्रेम, सहयोग, सद्भाव ये नहीं मिलता, तो वास्तव में दासता है, ये गुलामी है। कोई जरूरी नहीं है कि कानून की नजरों में गुलामी हो या दासता हो। वो नहीं है कि अंग्रेजों ने दास बना लिया, उनसे मजदूरी करवाए, वो दासता नहीं है। ये दासता ऐसी है जो सामाजिक रूप से भी दासता का भाव देती है। वो लोग अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे हमें किसी को नीचा दिखाना या नीचा मानना कभी भी उचित नहीं है। फिर है समता। असंभव होते हुए, हालांकि देखिए समानता संभव नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य भिन्न होता है। जन्म आधार पर हर मनुष्य के गुण अलग अलग होते हैं, तो समानता वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप में तो संभव है। भिन्नता तो होगी, हर व्यक्ति का चेहरा एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति के गुण एक जैसे नहीं होते हैं। तो देखिए, समझते हैं इसको। तो असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है, क्षमता पर निर्भर है, शारीरिक वंश परंपरा के अनुसार अलग अलग, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी का शरीर में बल ज्यादा होता है, किसी के शरीर दुबला पतला होता है, कमजोर होता है। सामाजिक उत्तराधिकार भी मिल जाता है, माता पिता से जो पूंजी मिलती है वो तो मिलती है, शारीरिक गुण भी मिलते हैं माता पिता के। मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न, ये स्वयं के प्रयत्नों के आधार पर ही, देखिएगा एक बात याद रखिए, कोई कौन से धर्म में जन्म ले रहा है, कौन सी जाति में जन्म ले रहा है, उसके आधार पर किसी के साथ अलग व्यवहार करना और एक के साथ अलग व्यवहार करना, यह कदापि उचित नहीं है। सबके साथ व्यवहार तो समान होना ही चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उपर्युक्त आधार से मनुष्य असमान, तो क्या व्यवहार भी असमान होना चाहिए? अब दो है उपर्युक्त आधार, ये वाले हैं, ये वाले शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर तो मनुष्य भिन्न होता है, तो फिर क्या उसके साथ व्यवहार भी असमान किया जाए? नहीं, गलत होगा। व्यवहार तो समान ही होना चाहिए, अनुचित नहीं होगा, पर ध्यान रखिएगा, क्षमता और विकास का प्रोत्साहन भी उन्हें मिलना चाहिए। प्रथम दो बातों के आधार पर ही किसी के साथ भिन्न व्यवहार करना ठीक नहीं है। मैंने सब कुछ लिख दिया है वैसे। सबको समान अवसर, समान व्यवहार मिलना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी समानता मिलनी चाहिए। जब एक नेताजी आते हैं गांव के अंदर, क्या वो एक को लेकर के या किसी जाति विशेष को लेकर के सम्मेलन करते हैं? क्या वो पूरी सामूहिक भीड़ को एक जाति के नाम पर पुकारते हैं? नहीं, वो आम जनता, भारतीयों के नाम पर, प्रदेश की जनता के नाम पर वो सबसे वोट मांगते हैं, और सबका पूरा पूरा अधिकार है लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से जीने का। फिर है राजनीतिक समानता। मानवता की दृष्टि से दो वर्गों में बांटना अनुचित है। अरे मानवता भी नहीं कहती कि कोई आदमी ऊंचा है, कोई आदमी नीचा है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है, सब मानव है, सब मानव है, जितने भी लोग हैं वो सब मानव है। समता काल्पनिक है लेकिन व्यावहारिक है। तो प्यारे साथियों, ये पाठ लगभग मैंने समझा दिया है, कोशिश किया। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं, कहां तक समझ में आया। ये पॉइंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ अभी प्रश्नों के जो है हल्के फुल्के निशान भी लगा दूंगा, इनमें ही उत्तर आपको मिल जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, बहुत अच्छे से प्रयास किया मैंने, काफी मेहनत लगी है, कम से कम 2.5-3 घंटे से ज्यादा की मेहनत यहाँ है। तो देखिए, प्रश्न शुरू करते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का, जाति को अगर श्रम विभाजन का ही रूप न मानने, का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है? ये जो जाति प्रथा है, ये श्रम विभाजन का एक रूप नहीं माना गया है अंबेडकर के द्वारा। तो वो क्या कहते हैं, देखिए शुरुआत में ही चलते हैं। श्रम विभाजन आधारित जाति प्रथा गलत नहीं है, लेकिन ये श्रम विभाजन आधारित नहीं है, श्रम विभाजन आधारित नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन आधारित है अगर, तो बाद में भी श्रम विभाजन आधारित ही होनी चाहिए। बाद में भी ये क्या होनी चाहिए? श्रम विभाजन आधारित ही होनी चाहिए। ठीक है, बाद के अंदर क्या होता है, ये आनुवांशिक क्यों हो जाती है? चर्मकार का बेटा चर्मकार क्यों हो जाता है, और स्वर्णकार का बेटा स्वर्णकार क्यों हो जाता है, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों हो जाता है? ये तो फिर आनुवांशिक हो गई, श्रम विभाजन कैसे हुआ? तो इसी कारण से इन्होंने श्रम विभाजन आधारित व्यवस्था जाति को नहीं माना है।
तो जातिगत जो अंतर किया जाता है वो श्रम विभाजन आधारित नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये गलत नहीं है। श्रम विभाजन अगर आधारित होती तो सही हो जाती, श्रम विभाजन आधारित होती जाती तो सही होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं है। श्रम विभाजन आधारित जाति होती नहीं है, किया ही नहीं है, क्योंकि ये बाद में आनुवंशिक हो गई। आनुवंशिक हो गई इसका मतलब श्रम विभाजन हुई नहीं। तो ये यहाँ पर सभ्य समाज की तो विशेषता, ये सभ्य समाज की विशेषता है। श्रम विभाजन आधारित हो तो सभ्य लोग ऐसा करते हैं, समझदार लोग ऐसा करते हैं। फिर ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का एक कारण कैसे बनती है? तो देखिए यहां मैंने लिखा है बेरोजगारी और भुखमरी का कारण। ये देखिए ये पॉइंट है, जाति प्रथा बेरोजगारी व भुखमरी का प्रमुख कारण, क्योंकि वह व्यक्ति जाति में बंध जाता है, एक निश्चित व्यवसाय एक पेशे से बंध जाता है, और वह व्यवसाय या पेशा उसकी रुचि के अनुरूप नहीं होता है, जबकि उसकी रुचि किसी अन्य व्यवसाय अन्य पेशे में होती है और उसमें वह बहुत अच्छा होता है, परंतु उसको वो जाति आधारित होने के कारण कर नहीं पाता। अगर वो उस पेशे को कर नहीं पाता जो जिसमें उसकी रुचि है, और इस कारण से उसकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है, वह अपना रोजगार खुद का रोजगार नहीं कर पाता, क्योंकि जिसमें रुचि नहीं है उसमें लाभ कैसे होगा, और इस कारण से वह बेरोजगार हो जाता है और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, गरीबी की स्थिति आ जाती है, भुखमरी की स्थिति आ जाती है। समझ गए होंगे जाति प्रथा किस प्रकार से बेरोजगारी और भुखमरी को बढ़ाने वाली होती है। तीसरा प्रश्न, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? दासता क्या है? दासता की परिभाषा देखिए, अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति नहीं होती, समाज के अंदर समान रूप से जीने का अधिकार नहीं मिलता, समाज के किसी भी व्यवसाय को करने का पूरी तरह अधिकार नहीं मिलता, एक दूसरे से मेलजोल या प्रेम भाव उसका नहीं बनता, या दूसरे उसको अपने समान नहीं मानते, उसको अपने से हीन मानते हैं, निम्न मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वास्तविक रूप से वह स्वतंत्र तो है, लेकिन कानून के समक्ष स्वतंत्र है, सामाजिक रूप से वह दास ही है, और यह उसकी क्या है? दासता है। समझ में आ गया होगा। तो ये दासता वाला प्रश्न है आपके, मैंने इसके पीछे वाला जो भाग है ना, ये यहां से लेकर के ये यहां तक का भाग है आपके, ये आ गया प्रश्न नंबर 3। देखता हूं, हाँ प्रश्न नंबर 3 का भाग है, प्रश्न नंबर 3 का भाग, और यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 2 का भाग है। इसको मैंने थोड़ा सा ही समझा है, ये पंक्ति तो एक ही है परंतु देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक के ऊपर यहाँ पर से आई थी, यहाँ पर ये छोटा सा भाग है, ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का है, ठीक है। चौथा देखिए, शारीरिक वंश परंपरा एवं सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर ने समता को एक व्यावहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों किया? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जन्म आधार पर, शारीरिक वंश परंपरा यानी आनुवंशिक आधार पर एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि सबके चेहरे अलग होते हैं, सबके रूप रंग के अनुसार या गुणों के अनुसार भिन्नता होती है, तो समान तो नहीं हो सकता इस आधार पर भी, नहीं सामाजिक आधार पर कोई समान हो सकता है, लेकिन क्योंकि अलग अलग गुण वाले समाज हैं तो अलग अलग गुणों से युक्त होंगे ही, लेकिन फिर भी तीसरे आधार पर उनको पूरी समानता दी जा सकती है। और दूसरी बात कि वो मानव है, मानवता के आधार पर भी उनके साथ समान व्यवहार होना ही चाहिए, कुल मिलाकर के समता होनी चाहिए। ये सिद्धांत काल्पनिक है लेकिन व्यावहारिक होना चाहिए। ये लास्ट में देखिए मैंने लिखा है, ये सिद्धांत काल्पनिक है लेकिन व्यावहारिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सीधी सी बात, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए। ये जो पूरा प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, ये इससे जुड़ा हुआ पूरा ये प्रश्न है, तो यहाँ मैंने पॉइंट डाल दिए हैं। ये प्रश्न नंबर है आपके 4, यहाँ इसमें से आप प्रश्न के उत्तर 4 नंबर यहाँ ढूंढ सकते हो, इसमें से उत्तर मिलेंगे आपको। फिर है, सही में अंबेडकर ने भावात्मक समत्व को मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहे, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। जाहिर सी बात है जातिवाद का उन्मूलन होना ही चाहिए, क्योंकि जातिवाद कोई दीर्घकालिक हो ही नहीं सकता है। तो जातिवाद तो हमारे विकास का है, वह अवरुद्ध कर देता है विकास को। जातिवाद के कारण से वह व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता, अपनी रुचि के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाता। तो कुल मिलाकर के जातिवाद का उन्मूलन वो चाहते थे और उन्होंने प्रयास पूरा किया। जन्म से लेकर उनके साथ भेदभाव हुआ, उनका शोषण हुआ, जगह जगह पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, और इसीलिए उन्होंने ये संकल्प किया, मैं इस पूरे भारत में, उसमें एक कथन भी आया है पाठ के शुरुआत में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक बार उनसे किसी ने पूछा था
एक बार उनसे किसी ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या करोगे, अध्यापक जी थे उनके, उसने कहा था, बालक अंबेडकर ने कहा कि मैं पढ़ लिखकर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यानी मन में जो भाव थे उनको पूर्णता प्रदान की, और ये बात बिल्कुल सत्य है। 5वें प्रश्न के उत्तर के अंदर यही आएगा। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सबको अपने प्रयत्नों के आधार पर मिलनी चाहिए, और जन्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर है आदर्श समाज में 3 तत्वों में से एक आता है भ्रातृता। इसके बारे में पूछा है कि इसमें क्या लेखक ने स्त्रियों को भी शामिल किया है। आप भ्रातृता शब्द से सहमत है या नहीं है? तो देखिए, प्रकट रूप में या स्पष्ट रूप में लेखक डॉक्टर साहब अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने स्त्रियों को इस शब्द में लिखा नहीं है, लेकिन वो सब इसी में शामिल है, क्योंकि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि भ्रातृता में भाईचारा शब्द आ रहा है, और भाईचारे का मतलब है सब प्रेम से रहे, सहयोग से रहे, और ये भ्रातृता यहाँ पर एकदम प्रकट हो रही है। ये पूरा भ्रातृता का ही है। ये शब्द याद कर ले तीनों, भाईचारा, प्रेम, सहयोग, सद्भाव। कोई भी समाज का व्यक्ति है, किसी भी दूसरे समाज के साथ संपर्क में रहे, एक दूसरे से प्रेम भाईचारे से रहे, एक दूसरे का सब सहयोग करे, आदर करे, सम्मान करे, यही है भ्रातृता यानी भाईचारा। और इसी से एकता बनेगी और इसी से देश का विकास होगा। प्यारे साथियों, मिलकर साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। पाठ पूर्ण हो चुका है और किताब भी पूर्ण हो चुकी है। अब एक किताब और बची है, दुबली पतली सी है, तो उसके भी 3 पाठ है, वो भी करवा देंगे। एक आध सोच रहा हूँ प्री बोर्ड के पेपर है वो आपके अपलोड करूँ। तो साथियों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे वाली वीडियो देखने के लिए पहले से धन्यवाद। मुझे विश्वास है आप मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।